सरकारें बहुत आई मुजफ्फर भाई, मोदी जी ने सरकार नहीं चलाई। देखिए, सरकार जब आदमी चलाता है ना तो वो सामने वाले को दबा के रखता है, ताकि उसको ये एहसास हो कि हम तुम्हें जो दे रहे हैं वो एक तरीके से तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। मोदी जी ने सरकार का इस्तेमाल करते हुए समाज को बदला है, समाज की सोच बदली है। मोदी इज नॉट जस्ट अ प्राइम मिनिस्टर, मोदी इज अ सोशल रिफॉर्मर। या और मैं सच बता रही हूँ, मैंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं लगाई। मैंने चाइना की वैक्सीनेशन पे अपने आप को नहीं छोड़ा कि भाई मैं अगर चाइनीज वैक्सीनेशन लगाऊंगी, हम ही रह गए एक्सपेरिमेंट के लिए। भाई हम क्यों चाइना की वैक्सीनेशन लगाकर अपने चाइना के तजुर्बात में जो है वो इजाफा करें। तो मैंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई। मेरे बाबा को तो वैसे भी नहीं लगनी थी, क्योंकि उनके किडनी का इशू था। और मामा भी घर ही होती हैं, उन्होंने भी नहीं लगाई। भाई ने लगाई थी मेरे, और बस ये 4 ही लोग हैं हम। मैं आपको तो बता भाई दूं, मैंने चाइना की लगाई थी, मैं बच गया हूँ, आप भी लगवा लें। सर ये हर किसी पे एक्सपेरिमेंट, काफी लोगों की यहाँ पे डेथ भी हुई है। दुनिया समझती है, दुनिया पाकिस्तानियों को जानवर समझती है भाई। नहीं नहीं, चाइनीज आपको जानवर नहीं समझते, मैं दिल से बता रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे। अभिषेक भाई, मैं यह जानूंगा कि जब बात होती है इलेक्शन की तो बीजेपी का नाम नहीं आता, मोदी जी का नाम आता है। इसकी क्या वजह है कि हम बात जब करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अकेले मोदी जी मुकाबला करे सारी अपोजिशन का। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इंडिया से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी और पाकिस्तान से रिबाहा जी। दोनों का अपना अपना चैनल है, बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं, बहुत ही जबरदस्त से भी अगर कोई अच्छा लफ्ज होता तो यहाँ पर मैं वो लेता। तो आप दोनों को मैं अपने शो में वेलकम कहता हूँ। वेलकम टू द माई शो। थैंक यू। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वनक्कम, गुड इवनिंग। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन रिबाहा योर जी, शो। आप कैसी हैं? आप थोड़ी खामोश ही हैं, जरा आवाज सुनाएं अपनी। मैंने आपको सबसे पहले कहा थैंक यू सो मच मुजफ्फर भाई कि आपने मुझे इनवाइट किया, और हमारे जो यूट्यूब फैमिली है उसका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आज आप दोनों से हम जानेंगे कि 2024 आने वाला है और इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में। पाकिस्तान में तो खैर आज एक नए वजीर आजम का ऐलान हो गया जो अबूरी वजीर आजम है, लेकिन इंडिया में अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं। तो हम जानेंगे कि 2024 में जैसे कि मोदी जी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, जो वहाँ की अपोजिशन पार्टीज हैं वो आपस में बड़ा वो कर रहे हैं कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी उन्होंने पेश किया था। लेकिन क्या हालात है सर? अभिषेक सर, आप कैसे देख रहे हैं कि 2024 में बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस करेगी या इसी तरीके से इतने वोट हासिल कर लेगी? क्या बनेगा 2024 में? देखिए मुजफ्फर भाई, आपका क्वेश्चन जो है ना बड़ा टफ है, और टू बी ऑनेस्ट एक एनालिस्ट के लिए नहीं, एक सेफोलॉजिस्ट के लिए होना चाहिए। बट सिंस आई एम नॉट अ सेफोलॉजिस्ट, स्टिल अगर हम एनालिसिस करें तो कोई ऐसा फैक्टर दिखता नहीं जो एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि सरकार के विरोध में गुस्सा, वैसा कुछ दिखता नहीं है ग्राउंड में। मैं भी यहीं पे रहता हूँ, इसी समाज में उठता बैठता हूँ। देयर इज एन अप्रिसिएशन, ऑन द कॉन्ट्ररी there is a pro incumbency, not anti incumbency against the Modi government. The government has so far done anything which would upset public, or which would be called anti democratic or anti progressiveness. तो मोदी जी की एक बल्कि उनकी जो जब से वो सत्ता में आए हैं, उनकी जो लीडरशिप है, उनका नेतृत्व है, उनका क़यादत है, उनकी उसमें लोगों में एक आत्मविश्वास जगा है। देखिए, मोदी जी ने ना, मैं आपको समझाऊं, मोदी जी को समझिए, सरकारें बहुत आई मुजफ्फर भाई, मोदी जी ने सरकार नहीं चलाई। देखिए, सरकार जब आदमी चलाता है ना तो वो सामने वाले को दबा के रखता है, ताकि उसको ये एहसास हो कि हम तुम्हें जो दे रहे हैं वो एक तरीके से तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जी। मोदी जी ने सरकार का इस्तेमाल करते हुए समाज को बदला है, समाज की सोच बदली है। मोदी इज नॉट जस्ट अ प्राइम मिनिस्टर, मोदी इज अ सोशल रिफॉर्मर, मोदी इज अ पॉलिटिकल। आज ही हमारे यहाँ पे आईपीसी, सीआरपीसी और जो ये था, क्या नाम है, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको उन्होंने चेंज कर दिया। कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भारतीयता की निशानी कि हमारा जो इतनी भी एबिलिटी नहीं है कि मैकॉले हमको लॉ देके जाएगा। वो इंडियन, जो एक इंडियन का सेंस ऑफ बीइंग एबल टू डू आवर ओन जॉब, कि हम कर सकते हैं, मोदी ने दिया।
मोदी ने यहां राज किया। जो राजनीतिज्ञ होता है, जो सियासी बंदा होता है, वो अपने अपने महलों में राज करता है। मोदी ने दिल और दिमाग पे राज किया। मोदी ने कहा कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी खिलाओ। आज क्या है कि किसी के पहले हमारे घर में बिटिया हो जाए तो लोगों का मुंह इतना बड़ा लुट, अरे लड़की हो गई, ओए भाई भाई देख ले भाई, अब तो पैसा इकट्ठा करना शुरू कर। आज क्या होता है, मैं अपने घर में बता सकता हूँ, हमारी जो बहनें हैं चचेरी और ये सब, इन्होंने अपने घर में अपने भाइयों से ज्यादा अच्छा किया। लड़कियां ज्यादा अच्छा कर रही हैं। दूसरा, मैं आपको बताऊं मोदी जी की एक खास बात, मुजफ्फर भाई, मैं जब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था आज से 10 साल पहले, बहुत यंग था मैं उस समय, आई वॉज अंडर 30, 29 का था जब मैं प्रोफेसर बन गया। तो मेरे ऑफिस में, मेरे काम करने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए वो होता है ऑफिस का स्टाफ, तो मेरे पास आई एक लड़की, औरत, मध्यम अवस्था 40s में, कि सर आपसे एक मदद चाहिए। मैं फेमस था लोगों की मदद करने के लिए, तो रुपए मेरे पास आने लगते थे लोग कि भाई यही है, इनके पास जाओ, ये सब करेंगे। तो आई मेरे पास, मैंने कहा हाँ क्या हो गया दीदी? तो बोली कि सर एक बैंक अकाउंट खुलवाना है। मैंने कहा जाओ खुलवा लो। बोली साहब वो बैंक अकाउंट तभी खुलेगा जब जिसका बैंक में अकाउंट हो वो आपको एक स्पॉन्सरशिप का लेटर दे, उसके बिना बैंक अकाउंट नहीं खुलता। कोई उसको वो लेटर देने को तैयार नहीं था, बिकॉज लोग उसको जानते नहीं थे। तो मैंने कहा मेरे पास क्या है, मैंने कहा चलो, मैंने बैंक मैनेजर को फोन किया, चूंकि प्रोफेसर था, उसी यूनिवर्सिटी के लिए बैंक ही था। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ मिलने आपसे, मुझे 2 मिनट चाहिए। उन्होंने कहा ये सर क्या है? मैं गया, मैंने कहा भाई इनका एक बैंक अकाउंट खोल दीजिए। तो उन्होंने कहा सर आपको इनकी गारंटी लेनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ मैं ले रहा हूँ। मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया, बैंक अकाउंट खोल गया। अच्छा, वो औरत पिछले 1.5 साल से उस बैंक के अंदर आगे से जाती थी ना, तो उसको लगता था क्या होता है इसमें, कैसे हम पैसा रख सकते हैं, कैसे जमा करते हैं, उसको नहीं पता था। हाँ, अधिकार था उसको, समझिए, अधिकार देना सफिशिएंट नहीं होता, उसको अधिकार था, मगर उसकी एम्पावरमेंट नहीं थी, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसमें चली जाती। अधिकार था, उसको कोई रोकता नहीं, लेकिन मन में भय कि मैं उस समाज में फिट बैठूंगी कि नहीं। मोदी ने इसको दूर किया। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और दूसरे मैनेजमेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको तो ये एक स्टडी करनी चाहिए कि उन्होंने 25 करोड़ या 30 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाए जनधन में। वो खुला कैसे, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि भिखारी का भी अकाउंट खुलवाया हुआ है भैया उन्होंने। आई वंडर कि उस आदमी ने किया कैसे, एक भिखारी का भी बैंक अकाउंट आज की डेट में जनधन में। और उसका आप उसका असर समझते हैं, उसका जब एटीएम आता है ना, उस एटीएम पे उसका नाम लिखा होता है, और उसका छाती जो है ना वो यूं फूलता है, क्योंकि उसके लिए वही बहुत बड़ी चीज है। आप इसको ऐसे समझे, मेरी मम्मी है थी, तो मेरी मम्मी का एक बार कार्ड खो गया, तो हम बैंक में गए, बैंक ने कहा कि हम इंस्टेंट एटीएम कार्ड दे देते हैं, तो मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी का नहीं, मुझे वो वाला कार्ड चाहिए इसमें मेरा नाम लिख के आता है। वो सेंस ऑफ प्राइड है। मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी थी, फिर भी उनको चाहिए था अपने नाम वाला। मैं चला जाऊंगा कल को, जब मैं मरूंगा तो मेरी भी भाई, जो जब मैं बच्चा था तो कई ऐसे, एक बार मैं 5 स्टार होटल में, मुझे इंटरनेट पे कुछ काम था, जरूरी इंटरनेट का काम था, मैं चल रहा 5 स्टार में होटल में, पूछा भैया इंटरनेट मिलेगा? तो वो मुझे ऊपर से नीचे देखा, मैं 2nd ईयर का स्टूडेंट था, बोला हाँ मिल तो जाएगा पर 300 रुपए पर घंटा है। यूं मुंह बना के बोला उसने, मतलब उसके कहने का मतलब था भिखारी भाग जाए यहाँ से, तेरी औकात नहीं है। बट उसने कहा मुझसे कि मिल तो जाएगा मगर 300 या 500 रुपीज पर घंटा बताया था। और वाकई में मेरी औकात नहीं थी, क्योंकि वो तो मेरे 1 हफ्ते का खर्चा था। तो मेरा हक था उस होटल में जाने का, एम्पावरमेंट नहीं थी। मोदी ने आज क्या किया है, वो लोगों को एम्पावर कर दिया है। ये है डेमोक्रेसी, यही होनी चाहिए। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि तुमको ये भीख में डाल दिया, वो भीख में डाल दिया, तुमको लाइनों में लगवा करके चावल बचवा दिए। ये राजे महाराजे करते हैं। डेमोक्रेसी में है कि वो हक के साथ बोलेगा चावल ला के दे मेरा भाई तू। दैट व्हाट मोदी हैज डन। मोदी हैज रिफॉर्म्ड द वे इंडियन यूज्ड टू थिंक। विदेश में, मैं विदेशों में था यार एक समय, आज जरा आप इंडियन है, देखिए जरा डंका बचता है, जब आप इंडियन हो आपकी छाती चौड़ी रहती है। आई मीन इंडिया, मोदी आया, मोदी, जयशंकर, मोदी, इन लोगों ने भारत को विश्व राजनीति में ला दिया, योगा दुनिया को दिया मोदी ने। मोदी ने राजनीति नहीं की, मोदी ने समाज का निर्माण किया है। वो समाज जिसको 800 साल तक दबाया गया, कुचला गया, मारा गया, प्यार
प्यार दिखा के धोखा दिया गया, उस समाज को अब अपनी हिस्ट्री, अपनी हेरिटेज के साथ खड़े होने का मौका और गर्व दिया मोदी ने। हमारे मंदिर, आप विश्वास करेंगे, जिन मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा था, आजादी के बाद भी कोई उनको बनाने की हिम्मत नहीं करता था, मोदी ने उनका जीर्णोद्धार करवाया। हमारे देश में ये था कि मस्जिद में जाना, चर्च में जाना ये तो अच्छी बात है, मंदिर में जाना बुरी बात है। उसने हर हर महादेव के उद्घोष लगवाए। उसने हमें हमारी पहचान, भारत से हमारी संस्कृति छीन लीजिएगा, हम पाकिस्तानी हो जाएंगे। You just take away our heritage, will become Pakistani. Pakistani कौन है? An Indian who doesn't recognize his or her heritage. This is what Modi has done. Modi has restored the glory of India. जी रिवा जी, आपने बड़ी शानदार बातें सुनी है डॉक्टर साहब की। तो आप भी इंडियन कंटेंट पे काम करती है, आप बड़ी रिसर्च होती है आपकी भी, इंडियन के साथ आपके इंटरव्यूज भी होते हैं। आपके ख्याल में क्या है, जिस तरीके से इंडिया को मोदी जी ने सर्व किया, इंडिया को दुनिया की 5वीं बड़ी, अब आने वाले वक्त में 3री बड़ी इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं, इंडिया की रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा इजाफा किया है मोदी जी की एफर्ट ने। आप कैसे देख रही हैं कि मोदी जी को अब दोबारा मौका मिलेगा पावर में आने का, या जिस तरीके से वहां की अपोजिशन भी बहुत ज्यादा कोशिशों में लगी हुई है मोदी जी को पीछे हटाने में, आप क्या देख रही हैं कि कौन दोबारा पावर में आएगा, मोदी जी या फिर जो अपोजिशन में से कोई आगे आ सकता है? बेसिकली अगर देखा जाए जो उनके करंट सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, तो उससे तो पता यही चलता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जो नेक्स्ट टेन्योर है वो इनका ही है इंडिया में, क्योंकि इसके पीछे हमने देखा कि उनका कितना एक्सपीरियंस रहा। और डॉक्टर अभिषेक सर ने भी अभी सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि उन्होंने जनधन योजना जो है वो फकीर के लिए भी ये अवेलेबल करवाई है। हम यहाँ पर किसी फकीर को देखेंगे तो वो बेचारे बैंक के बाहर बैठकर सो ही रहे होते हैं कि एसी हमें मिल जाएगा। और अक्सर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाती हूँ तो वो बेचारे मतलब बैंक के बाहर खड़े बैठकर लेटकर सो रहे होते हैं कि यार थोड़ा सा एसी की हवा मिल जाए क्योंकि ज्यादा गर्मी है। उनकी बैंक में अकाउंट नहीं होगा, ठीक है, उनको उस तरह कार्ड नहीं दिया जाएगा, उनको डिजिटली जो है वो बताया नहीं जाएगा कि भाई आपका ये राइट है, आपका ये अधिकार है, आपको ये राइट हासिल है, चाहे आप इस मुल्क में जिस मर्जी की मतलब हैसियत रखते हैं, आप चाहे लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, जिस मर्जी तबके से आप ताल्लुक रखते हैं, या आप जहाँ पे झुग्गियों में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, आपको ये राइट है आपका कि आपका एक अकाउंट, बैंक अकाउंट होगा और उस पर आप अपने पैसों को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब सारा कुछ डिजिटल वे में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बेचारे, उनको सिर्फ अकाउंट तो खैर दूर की बात है, वो बैंक के बाहर बैठकर जो है वो एसी की हवा लेते हैं कि चलो यार थोड़ी बहुत एसी की हवा मिल जाएगी। या एटीएम के बाहर आपको पता है वहां पे भी एसी लगा होता है, तो वहां पे भी खड़े होकर ना बैठे होते हैं साइड पर कि जब दरवाजा खुलेगा तो थोड़ी बहुत हवा मिल जाएगी हमें भी। तो ये सिनेरियो अगर आप बात करें उधर गवर्नमेंट आने की, तो मुजफ्फर भाई जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये उनका मुल्क बोल रहा है, ये इंटरनेशनल लेवल पर जो एजेंसीज हैं जिनके आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, उन्होंने उनकी कारकर्दगी को देखकर जो उनको रेटिंग दी जाती है हर साल, यानी कि एक लीडरशिप के तौर पर उनको जो रेटिंग दी जाती है, तो उनके कंट्री में उनको 80% लोग सपोर्ट करते हैं। और इससे पता चलता है कि आने वाला टेन्योर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ही है। और आपने देखा ही होगा कि कोविड पेंडेमिक में जिस तरह इंडिया को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ऑक्सीजन की कमी हो गई थी और वैक्सीनेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस पर काबू पाते हुए वैक्सीनेशन का इंतज़ाम किया, बल्कि अपने मुल्क में वैक्सीनेशन किया और गली गली कूचे कूचे हर साल वैक्सीनेशन की डोज उनको लगती है। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने अब तक वैक्सीनेशन नहीं लगाई, मैंने चाइना की वैक्सीनेशन पे अपने आप को नहीं छोड़ा कि भाई मैं अगर चाइनीज वैक्सीनेशन लगाऊंगी, हम ही रह गए एक्सपेरिमेंट के लिए, भाई हम क्यों चाइना की वैक्सीनेशन लगाकर अपने चाइना के तजुर्बात में जो है वो इजाफा करें। तो मैंने वैक्सीनेशन नहीं लगाई, मेरे बाबा को तो वैसे भी नहीं लगनी थी क्योंकि उनके किडनी का इशू था, और मामा भी घर ही होती हैं, उन्होंने भी नहीं लगाई, भाई ने लगाई थी मेरे और बस ये 4 ही लोग हैं हम। तो मैं आपको बता दूं, मैंने चाइना की लगाई थी, मैं बच गया हूँ, आप भी लगवा लें। सर ये हर किसी पे एक्सपेरिमेंट, काफी लोगों की यहाँ पे डेथ भी हुई है,
आपने ये खबरें सुनी होंगी ना 2019 में या 20 में जी जब जी ये वैक्सीन का अमल आम हुआ है, तो हम लोगों को जो है हमने देखा कि कई लोगों की डेथ भी हो गई। 3 देखिए बहनें थी। जी चाइना जी का माल चांद तक या शाम तक, तो आप चांद तक हाँ, चले गए। आप चाँद तक जी। चले गए, आपकी किस्मत अच्छी थी। वरना तो शाम तक ही चलता है। और 3 डॉक्टर बहनें साहब, ये बदकिस्मती की बात है, ये मुजफ्फरभाई। बदकिस्मती की बात है कि जो जैसे कि रिवाहा जी बता रही हैं कि दुनिया की कोई भी कंपनी जब कोरोना के अंदर उसने टेस्ट करने होते थे, वो जानवरों की बजाय पाकिस्तान में भेजती थी अपनी मेडिसिन, कि ये पाकिस्तानी जानवर, जो इंसान हम जानवर, हमें जानवर समझा हुआ उन्होंने, हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट होता था। नहीं, आपको जानवर नहीं समझते थे, मैं सहमत नहीं हूँ, जानवर से थोड़ा सा नीचे है। दुनिया समझती है, दुनिया पाकिस्तानियों को जानवर समझती है भाई, आप नहीं मैं नहीं समझते। मानता। नहीं नहीं, चाइनीज आपको जानवर नहीं समझते, मैं दिल से बता रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे। जी जानवरों को रिवाज जी, फिर भी कंटिन्यू करें। बहरहाल बहरहाल मैंने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, मैंने खबरें सुनी थी। 3 ट्विन्स बहनें थीं और वो अच्छी एज की थीं, यानी कि 35 प्लस थीं, और तीनों इकट्ठी वैक्सीनेशन लगा के आई। उनको बुखार चढ़ा है, हल्का सा बुखार चढ़ा है, वो वैक्सीनेशन लगा कर अगले दिन तीनों की डेड बॉडीज उनके घर से निकली अच्छा, हैं। अगर 3 बहनें होंगी ना, तो वो ट्विन तो नहीं, वो ट्रिपलेट हो जाएंगी। ट्विन तो एग्जैक्टली। जुड़वा, वो हाँ जी, जुड़वा थी ना। 19-20 का फर्क होगा ना उनमें, इसलिए ट्विन का है। अच्छा तो ठीक। तो बहरहाल, लेकिन वो बेचारी ऊपर वाली को प्यारी हो गई, और मैं उसके बाद से बड़ा डर गई। मैंने कहा मैंने नहीं लगानी, जो मर्जी कर लो, मैंने लगानी नहीं है। जी मैंने तो वैक्सीनेशन नहीं लगाई, और ये सिर्फ आपको एक वो केस बताया है, बाकी केसेस तो बाद में आए। जी लेकिन आपने देखा होगा, हमें एक बार ही वो एक्सपेरिमेंट दिया गया था, हमने कोशिश नहीं की अपनी वैक्सीनेशन बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान में हर साल जो कोविड पेंडेमिक की वैक्सीनेशन लगती है, 3-3 वैक्सीनेशन डोजेस लगी उनको। उसके बाद जब ये वैक्सीनेशन का था, मेरे ख्याल से 15-15 डेज के गैप पे या 1 वीक के गैप जी पर, और उसके बाद हर साल उनको वैक्सीनेशन की डोज लगती है, और गाँव-गाँव में जाकर उनको वैक्सीनेशन लगाई जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ उस वैक्सीनेशन के अमल को इंडिया में आम किया, बल्कि और लोगों को बहुत ज्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड की, ताकि लोगों का भी भला हो सके, और बहुत ज्यादा एड की उस दौरान जितनी मुश्किलात का सामना था। अब देखें, बाहर लोगों को तो नुकसान हो रहा था, जिन लोगों ने वहां पे बिजनेस शुरू किए हुए थे, और काफी मुश्किलात का भी लोगों को सामना था, और लोग फिजिकली जाकर इतना अपेयरेंस नहीं मतलब अपेयरेंस होगी तो आप बिजनेस कर पाएंगे ना, किसी चीज पे फिजिकली अपेयरेंस होगी तो वो लोग उस तरह ट्रस्टेड नहीं थे। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उस पर थिंक किया, और थिंक करने के बाद जो उन्होंने पॉलिसी बनाई, उन्होंने इंडिया को डिजिटल इंडिया बना दिया, और हमने देखा डिजिटली वे में कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस इंडिया में की गई कोविड पेंडेमिक के मामले में, और उस दौरान जो डाटा आया था, उन्होंने चाइना को भी बीट कर दिया था। तो इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने के पीछे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा रोल है, और इस वजह से उसके बाद हमने देखा कि इतनी स्वेयर कंडीशन थी इंडिया की, उसके बाद भी इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो सबसे ज्यादा थी, और चाइना की भी माइनस में जा रही थी, और इंडिया के सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से 8 पॉइंट समथिंग ग्रोथ रेट उनकी शो हो रही थी। और अब हम देखते हैं, और तब चाइना की भी ग्रोथ रेट जो है ना, वो नीचे नीचे आती जा रही थी। तो इससे पता चलता है कि इनकी परफॉर्मेंस कितनी थी। अब बात कर लेते हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी की। तो इंडिया की जो सॉफ्ट मतलब पावर है ना इंडिया, वो उसने अपनी कल्चर वाइज को स्ट्रॉन्ग, उसका यानी कि इन्फ्लुएंस बढ़ाया वर्ल्ड वाइड। यानी कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस, यानी कि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस है वो वर्ल्ड वाइड बढ़ता जा रहा है, और सिर्फ उनके कल्चर की वजह से, उनकी म्यूजिक और उनकी सिविलाइजेशन की वजह से, उनकी उनकी की और भी बहुत सी, मतलब हम सेकुलरिज्म। देखें, कल्चर हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, और उनकी कुजीन हो गया, ये उनके कल्चर में शामिल होते हैं। उनकी लैंग्वेज हो गई, आप देखें बॉलीवुड इंडस्ट्री होगी उनकी। तो ये इंडिया का जो सॉफ्ट इमेज का इन्फ्लुएंस है वो पूरी दुनिया में बढ़ाती जा रही है। तो उसके पीछे जो एक मास्टर प्लान जो शख्स है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने इंडिया को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, तभी इंडिया आज 5वीं बड़ी सुपर पावर बन गया है। और जब 5वीं बड़ी सुपर पावर बना है, तो उनकी आवाम उनको सपोर्ट कर रही है ना। तो इस वजह से वो, अब देखें, आईपीटीओ की वो जो कॉम्प्लेक्स की इनॉग्रेशन की गई थी, जिसमें उन्होंने वादा किया था अपनी आवाम, अभी रिसेंट की बात है ना, जिसमें उन्होंने वादा किया कि हम जो हैं, इंडिया की इकोनॉमी आने वाले टाइम में 3rd रैंक पर होगी, तो 2024 के 3rd क्वार्टर में।
तो उन्होंने अपनी आवाम से वादा कर लिया, और मेरे ख्याल से इसके पीछे उनकी कोई पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, तभी उन्होंने ये बहुत अच्छे तरीके से, आपने वो देखा ही होगा कितने कॉन्फिडेंस से वो कह रहे थे कि मैं तीसरी रैंक पर ले आऊंगा और जर्मनी और जापान बीट हो जाएंगे इकोनॉमी वाइज। तो इसके पीछे कोई मतलब होगा, क्योंकि वो कभी ऐसे बात तो नहीं करती, जितने भी आज तक उन्होंने स्टेटमेंट पास किए हैं वो किया ही किया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में, लेकिन मुझे जो नजर आ रहा है, मैं एक मतलब एक जो सिनेरियो देख रही हूँ ना, वो ये है कि उनको ही इस बार वोटिंग ज्यादा मिलेगी और वही नेक्स्ट टेन्योर भी उनका ही लग रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानूंगा कि मोदी जी के सारे फैन है, मोदी जी की सारी तारीफें कर रहे हैं। अब मैंने कुछ वीडियोस ऐसी देखी हैं राहुल गांधी की, उन्होंने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। लेकिन मैं मोदी जी का फैन तो हूं ही हूँ, मोदी जी की तारीफें पूरी दुनिया करती है, मैं भी करता हूँ। लेकिन मुझे उनकी वीडियोस क्लिप्स ने थोड़ा इंस्पायर किया, जिसमें वो जाके गरीबों के साथ मिलते हैं, किसानों के साथ जाकर खेती बाड़ी भी करवा रहे हैं और यात्रा कर रहे हैं, बड़ी लंबी पैदल जा रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं उनकी जो यात्रा है राहुल गांधी की, उससे कुछ फर्क पड़ेगा उनके वोट बैंक को? देखिए, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज़ राहुल गांधी एक अच्छे इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो एक अच्छे पॉलिटिशियंस नहीं हैं, एक अच्छे राजनीतिज्ञ नहीं हैं। उनको भारत की कोई आज पता ही नहीं है कि भारत है क्या? उनको ना तो कल्चर का पता है, ना तो हिस्ट्री का पता है, तो और वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन हैं, वो गायब हो जाते हैं बीच-बीच में। देखिए, राजनीति 24/7 का काम है मुजफ्फर भाई। आपको हजारों लोगों से मिलना, आपको वो लोग अपने स्टैंडर्ड के नहीं लगेंगे, लेकिन उनको गले लगाना, उनके साथ हंसना बोलना, उनके दुख सुख में खड़े होना, ये राजनीति इज अ 24/7 बिजनेस। अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी जी उसके लिए फिट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो इंसान अच्छे नहीं है, जैसे मैं एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक अच्छा प्रोफेसर भी नहीं हूँ। वो एक अच्छे इंसान है और किसी चीज में उनकी बहुत अच्छी महारत होगी, और इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। इज नॉट अ पॉलिटिशियन। आई डोंट सी हिम एज अ पॉलिटिशियन। तो वो ठीक है, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उसके बाद अभी वो कमेंट देते हैं और वो अपोजिशन में है, उनका हक है, उनका सम्मान होना चाहिए। जो वो बोल रहे थे उसकी उसकी हम सम्मान करते हैं, बट एज अ वोटर इट डजंट इन्फ्लुएंस मी। मोदी जी जो है वो सब्सटेंस की बात करते हैं। मोदी जी की बात सुनिए ना, जो आप, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ये तो अब अच्छा मैं कह सकता हूँ। अभिषेक भाई, मैं यह जानूंगा कि जब बात होती है इलेक्शन की तो बीजेपी का नाम नहीं आता, मोदी जी का नाम आता है। इसकी क्या वजह है कि हम बात जब करते हैं तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ अकेले मोदी जी मुकाबला करे सारी अपोजिशन का? वो बीजेपी ये तो में बिल्कुल सही इतनी बात सारी है। पार्टियां हैं, सारा कुछ है, लेकिन जब नाम आता है, मुकाबले का नाम आता है, तो वोट का नाम आता है, परफॉर्मेंस का नाम आता है, कारकर्दगी का नाम आता है, डिलीवर का नाम आता है, तो सिर्फ मोदी जी का नाम आता है। इसकी क्या वजह है? 2014 के पहले जाना पड़ेगा। मोदी को विपक्ष ने इतना ज्यादा डिमोनाइज किया कि ये लाशों का सौदागर है, ये इस्लामोफोबिक है, ये एंटी मुस्लिम है, गुजरात का कातिल है, पता नहीं क्या क्या कह के। और जनता जानती थी, जैसे हमारे साथ 8,000 साल 700 सालों में हमारी हिस्ट्री में ये तो पढ़ा दिया कि मुगल ने ताजमहल पढ़ा, ये नहीं बताया कितनी हमारी औरतों को अरब के बाजार में और अफगानिस्तान में जाके बेच दिया। इसकी कोई कोई गिनती नहीं करता। हरम में कितनी लड़कियों को ले जाके रखा, उनकी क्या स्थिति की, इसका कोई हिस्ट्री में नहीं है। मुगल हमको ताजमहल दे के चले गए। ताजमहल भी क्या था, उनकी 9वीं 8वीं जो महबूबा थी, मुमताज महल, उनके लिए बनाया था। उसके बाद 600 शादी और कर लिए महाराज। तो ये प्यार का निशानी है। तो पॉइंट ये है कि एक अजीब सी नैरेटिव दिया गया हमको। हमारे को ये भी हक नहीं था कि हम विक्टिम होकर रो भी सके। अगर आप विक्टिम होकर रोएंगे तो आप मेजोरिटेरियन वो कर रहे हैं, क्या नाम है, एक तरीके से दबा रहे हैं उसको। जी। अजीबोगरीब नैरेटिव था, और ये जनता सुन सुन के थक चुकी थी कि हम बुरे हैं। सामने वाला अपने रिलीजन को छाती पे पहन के चले, बहुत बढ़िया है, देखो कितना अच्छा मजहबी आदमी है। हम घंटी बजा दें तो ये भाई बड़ा बैकवर्ड आदमी है ये। तो लोग थक चुके थे इस तरीके की नैरेटिव से, जहां हमारी हिस्ट्री और हमारी हेरिटेज को दुश्मन बना के पेश किया गया। हमारी पुस्तकों में मुगलों का गण वर्णन मिलता है, हमारे लोकल कुछ है ही नहीं। ये सेंट्रल एशियंस हमको आके सब सिखा के गए। और हमारे यहाँ अभी भी जो आपको मिल जाएंगे, हमारे कुछ बड़े प्रबुद्ध जो वर्ग के लोग हैं,
वो किसी भी उससे हो, वो आके कहते हैं मुगलों ने हमको ज्ञान दिया है। मैं मुगलों क्या रहे क्या है, वो बोलते हैं हमने इंडिया से ज्ञान लिया, ये हमारे यहाँ के बोलते मुगलों ने ज्ञान दिया हमें, यूनिवर्सिटी भी हम मुगल में लेके आए थे। खैर, तो 2014 तक मोदी जी को डिमोनाइज किया गया कि ये अजीब अजीब से। अभी आप क्या कह दिया था ना, द बुचर ऑफ गुजरात, वो क्या नाम है आपके जो बिलावल भुट्टो हैं, बिलावल भुट्टो ने। तो वो इतना उनको किया गया, और जनता को पता था कि रियलिटी क्या है, जनता सब समझती थी। तो मोदी के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ रहा था लोगों में। फिर उसके बाद 2014 में जो एक अंडर करंट था, जो बीजेपी का कार्डर था, उसको ये बात पता थी कि बीजेपी के नाम पे उसको 100-150 से ज्यादा सीट नहीं आएंगी, लेकिन मोदी से लोगों को मोहब्बत है। और वो जो अंडरग्राउंड कार्डर होता है ना, जैसे मैं इस बात को अब समझता हूं, क्योंकि जब से मैंने यूट्यूब पे आना शुरू हुआ तो मेरा एक फैन फॉलोइंग वर्ग शुरू हो गया जो मुझे प्रमोट करता है। उसको वो खुद, चूंकि वो मेरी बातों से सहमत है, तो वो ये काम करता है कि मुझे प्रमोट करे। आप समझ रहे हैं, उसने मुझे कई जगह पहुंचा दिया जहां मैं खुद से नहीं पहुंच सकता था। ये सही बात है कि मैंने कई यूट्यूब के बड़े बड़े उनको लिखा कि मैं आपके यूट्यूब पे चल, उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब कोई जवाब ही नहीं दिया, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। लेकिन जब मैं फेमस होना शुरू हुआ तो इन लोगों, यस एग्जैक्टली लाइकवाइज, तो हम लोगों को वो फिर अपने को, तो मैं समझा कि ये जो कार्यकर्ता होते हैं, ये जो आप क्या कारकुन होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब इनको लगता है कि इसमें वो ताड़ लेते हैं टैलेंट आपका। तो मोदी जी को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहचान लिया कि ये बंदा है। आडवाणी जी ने कहा कि अगर मोदी जी, यही गोवा में हुआ ये कहानी पूरी, जो आप कहने की क्यों मोदी मोदी होता है, बीजेपी क्यों नहीं। आडवाणी जी ने कहा कि यदि मोदी को आप फेस ऑफ इलेक्शन बनाएंगे 2014 में, तो मैं बीजेपी से रिजाइन दूंगा। आडवाणी एंड बीजेपी वर द फादर्स ऑफ बीजेपी। उन्होंने कहा मैं इनको बर्दाश्त करूंगा कि ये वो बने। उस समय तो उनको इलेक्शन कैंपेन का खाली हेड बनाया जा रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं का ये प्रभाव पड़ा कि यही गोवा की भूमि पे आके उससे एक कदम जाकर के राजनाथ सिंह ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ अपना इलेक्शन कैंपेन का लीडर डिक्लेयर कर रहे हैं, बल्कि वो आने वाले इलेक्शन में हमारे प्रधानमंत्री के कैंडिडेट भी होंगे। जनता को वादा कर दिया कि मोदी विल बी द प्राइम मिनिस्टर। तो अब जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए, और वो भी बीजेपी ये सोच रही थी कि इस दम पे हम 250-225 लेके आएंगे, क्योंकि यूपीए की इतनी ज्यादा वो चल रही थी उस समय, करप्शन, और ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन, लोग थक चुके थे यूपीए से। तो वो मोदी का नाम जो है, क्योंकि दो उस समय नैरेटिव चलाए गए। एक तो ये कह रहा था कि बीजेपी ने तो अपनी जो है लुटिया डुबो दी, अब बीजेपी को 100 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। लेकिन हुआ उल्टा, बीजेपी को अपने दम पे 282 सीट आ गई। तो वो सीट बीजेपी की तो नहीं थी, ये तो तय हो चुका था, ये सीट मोदी की थी। क्योंकि अगर बीजेपी के नाम पे था तो आडवाणी जब चले गए तो लोगों को मोदी को वोट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आडवाणी तो नाराज हो चुके थे। लेकिन लोगों ने बीजेपी को ये बात तो समझ में आ गई कि ये मैंडेट बीजेपी का, जैसे आप क्या इमरान खान, आप एक एनालॉजी करें, इमरान खान साहब जब आए तो उनसे कई लोगों ने पूछा आपने तो ऐसे करप्ट लोगों को भी इलेक्शन में टिकट दे दिया, तो उन्होंने कहा था देयर इज अ थ्योरी ऑफ इलेक्टेबल्स, कि मैं प्रधानमंत्री बनना भी चाहूं तो मुझे ऐसे लोग चाहिए जो चुनाव जीत सके, इलेक्टेबल्स। आज मोदी की ये पावर है, मोदी कुत्ते को खड़ा कर देगा इस जगह से कि बीजेपी में आना चाहिए, वो वोट जीत जाएगा। लोग बीजेपी, वो मैं मोदी के नाम पे वोट, मैं अपने एमपी को जानता ही नहीं, कौन है भाई, क्या है, कुछ नहीं। आपको बीजेपी की टिकट लेनी है बस, और मोदी को ये कहना है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तीसरी बार, जो उन्होंने ताल ठोक दी। उन्होंने कहा थर्ड टर्म में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी करने आ रहा हूं। विपक्ष वहीं खत्म हो गया, क्योंकि वो आदमी आज तक चुनाव नहीं हारे। वो पहले पीएम बने, बाद में एमपी बने। द मैन इज गिफ्टेड, वो जिसे कहते हैं ना हमारे चोजन वन। ये चाय बेचने वाला बच्चा मुजफ्फर भाई, जस्ट इमेजिन यार, हमको आपको लोग समाज में आगे नहीं बढ़ने देते, एक चाय बेचने वाले का बच्चा वो कहां पहुंच गया। और आज वो बीजेपी, मोदी इंडिया का लीडर नहीं रह चुके। अब मोदी इज ट्रूली अ वर्ल्ड लीडर, ही इज अ स्टेट्समैन। मोदी साहब से दुनिया राय लेती है। कोई ऐसा दुनिया का मौका आज के डेट में ऐसा विवाद नहीं है जहां भारत की प्रेजेंस ना हो। उसका रीजन है मोदी पे लोगों को ट्रस्ट है।
कि द मैन इज एन अपराइट मैन, करप्ट नहीं है, शादीशुदा नहीं है, पैसे का लालच नहीं है। तोशा खाना वाला सुना था ना, उन्होंने कहा हमको इनाम मिलता था, मतलब हम लेके आते थे, हम पूछे क्या करें इसका, तो उन्होंने कहा यार बेचवाओ और बच्चियों की शादी में लगा दो। सो मोदी जैसा कोई नहीं आएगा, बीजेपी अपने दम पे नहीं जीत पाएगी, 200-250 साइड आएगी, मोदी होगा। अब मोदी जी के बाद देखिए अगला जो आदमी आ रहे हैं वो भी जबरदस्त है, योगी आदित्यनाथ। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का, आपने बड़ी डिटेल से चीजें समझाई। हमें तो इसका मतलब यही नजर आ रहा है कि जो अगला इलेक्शन है वो भी बीजेपी का यानी कि मोदी जी का होगा। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना कि मोदी है तो मुमकिन है, तो जब तक मोदी जी हैं तो मोदी जी ही जीतेंगे और वही सत्ता में रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने वक्त निकाला और अपने ख्यालात का इजहार किया। तो अगली फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रिबाहा जी। थैंक यू।